आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित बस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारे बोर्ड में देख रहे होंगे, हमारा झारखंड हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट्स और जेएसएससी सीजीएल के मद्देनजर एक एमसीक्यूज का सीरीज इंडियन पॉलिटी पर चल रहा है। आज से पहले हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर्स एमसीक्यूज के ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप बिल्कुल उन तीनों वीडियोस एमसीक्यूज को देखें और फिर हमारे चौथे वीडियो पर आए। तो आइए आज का एमसीक्यूज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे होने वाला है, इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हमारे बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें पढ़ें और फिर आंसर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1953, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में अगर ऑप्शन पढ़े तो 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1953 के तहत, भारतीय संविधान के द्वारा। तो आइए इस क्वेश्चन को करने के पहले सुप्रीम कोर्ट को बैकड्रॉप में थोड़ा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, हम लोग इसको फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे। फेडरल कोर्ट, ठीक है। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था, ठीक है। अभी इसको फेडरल कोर्ट कहा जा रहा है। अब आप सबों को पता है कि हमारा जो देश है उसको आजादी यानी इंडिपेंडेंट वो कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947। चलिए, कंप्लीट एडॉप्शन और इनैक्टमेंट जो है हम लोग 26 जनवरी 1950 को मानते हैं। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से अडॉप्ट और ये इनैक्ट हो गया था। और इसको ही फ्रेंड्स हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते भी हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसके ही 2 दिन के बाद यानी 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का पहला सिटिंग हुआ था फ्रेंड्स, और उस समय से इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन रहे कि फेडरल कोर्ट, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फेडरल कोर्ट जो टर्म था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और आजादी के पहले इस सुप्रीम कोर्ट को ही हम लोग फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे, ठीक है। अब 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन, आप समझ सकते हैं कि इनॉग्रेशन डे 28 जनवरी 1950 को मनाते हैं। तो 28 जनवरी 1950 के समय हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन था, उसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 7 अदर जस्टिसेस हुआ करते थे, अदर जस्टिसेस, ठीक है। और पहले चीफ जस्टिस के बारे में अगर जाने तो वो ऑनरेबल H.J. कन्या थे, हीरालाल जे कन्या, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीजें डिराइव हो गई हैं हमारे पहले क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किनमें निहित है, ठीक है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, द पार्लियामेंट, संसद के पास, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और द लॉ कमीशन, विधि आयोग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस किया गया है, जहां पर ये सारी बातें मेंशन्ड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड देखते हैं, टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसके क्वालिफिकेशन को एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको आंसर करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों तक उसको प्रैक्टिस करना होगा एडवोकेट, एज एन एडवोकेट। तो मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज आप बन सकते हैं। सबसे पहला तो फ्रेंड कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। एज की बात जब करें तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने के लिए मिनिमम एज बात नहीं है,
नो मिनिमम एज, ठीक है, नो मिनिमम एज, नो मिनिमम एज, ठीक है। अब तीसरा, अब देखिए यहां पर बात को समझिएगा, यहां पर यह कहता है कि किसी भी एक हाई कोर्ट या दो हो सकता है, दो हाई कोर्ट में कंटिन्यू 5 years, 5 years एज ए जज इन वन और मोर हाई कोर्ट्स सक्सेशन में। कहने का मतलब कि 5 साल वो एज ए जज सर्व करने चाहिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट एक हो सकता है या दो हो सकता है, बट इन सक्सेशन, मतलब कंटिन्यूअस 5 साल वो हाई कोर्ट में एज ए जज होने चाहिए। दूसरा, चौथा ये है क्वालिफिकेशन कि 10 years वो किसी भी एक हाई कोर्ट या दो हाई कोर्ट हो सकता है, उसमें कंटिन्यू एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने चाहिए। 10 years ऑफ प्रैक्टिस, 10 years ऑफ प्रैक्टिस इन वन और मोर हाई कोर्ट्स, और मोर हाई कोर्ट्स, ये एचसी हाई कोर्ट समझेंगे, इन अ सक्सेशन माने कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन ये उनका हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया, एज बार मिनिमम कुछ नहीं, मैक्सिमम 65 साल होता है, बट मिनिमम कुछ नहीं। तीसरा, 5 years एज ए जज ऑफ वन या और मोर हाई कोर्ट इन अ सक्सेशन। कहने का मतलब 5 साल उनको किसी भी एक या अदर मोर देन वन हाई कोर्ट्स में एज ए जज हो सकते हैं। और लास्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है 10 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स इन अ सक्सेशन, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 10 years, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये क्वालिफिकेशन की बात है, तो ये क्वालिफिकेशन आपके मन में बिल्कुल होगा कि ये क्वालिफिकेशन कहां पर मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में मेंशन है, ठीक है। अब आइए, अच्छा एक बात मैं और बता दूं फ्रेंड्स, ये मैं आपको नहीं बता पाया कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे पार्ट 5 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है कभी कि किस पार्ट में है, इसके कितने से कितने आर्टिकल के बीच में इसका मेंशन है, जिक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब अगर इसकी बात हो जाए कि एडवोकेट बनने के लिए यानी क्वालिफिकेशन की बात हो जाए, तो क्वालिफिकेशन जो है फ्रेंड्स वो 124 सब क्लॉज 3 में कहा गया है। आइए, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका अपॉइंटमेंट जो है कौन करता है, तो ये बता दूं सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसका आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में ये बातें कही गई है, ठीक है। और इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, तो हम लोग अभी देखते हैं। तो हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द ऑम्बुड्समैन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक। आइए, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं बाय द विल ऑफ द चीफ जस्टिस, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी में अगर ऑप्शन पढ़े तो मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो फ्रेंड्स ये आप जान लें कि सुप्रीम कोर्ट का जज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है जिसको आप किसी भी तरह से हटा दें। सुप्रीम कोर्ट का जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है फ्रेंड्स, और इसको बिल्कुल ही आसान नहीं है इनको हटाना। इनको हटाया बस उसी तरह से जा सकता है जैसे कि आप राष्ट्रपति को हटाते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट यहां पर इसके लिए नहीं बोल सकते, बट प्रोसीजर वही है फ्रेंड्स। लोकसभा राज्यसभा दोनों में बिल को पास कराना पड़ेगा विद स्पेशल मेजोरिटी। तो कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो उसको राष्ट्रपति ही हटा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। चलिए ऑप्शन डी। चलिए, द सैलरीज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई। चलिए एक बात मैंने आपको नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोविजन है फ्रेंड्स वो हमारे आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में मेंशन्ड है, यानी आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। चलिए, द सैलरीज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पे कमीशन,
अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग, कानून आयोग, संसद और महामंत्री परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बाद इनकी सैलरी बढ़ाई जाती है। और सैलरीज का जहां तक बात है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी वर्तमान में प्रेजेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सैलरी 2,80,000 है, बाकी जजेस का 2.5 लाख है। ठीक है, अगर आप चीफ जस्टिस की बात करें और अदर जस्टिस की बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट का देख लें और ये हाई कोर्ट के बारे में भी देख लें यहां पर साथ में ही, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे फ्रेंड्स, उनका सैलरी 2.8 लाख, 2,80,000। अदर जजेस का 2.5 लाख, 2.5 लाख। वहीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का 2.5 लाख रुपए फ्रेंड्स, 2.5 लाख। और अदर जस्टिस का 2.25 लाख, 2.25 लाख इनका सैलरी होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस इनको मिलते हैं। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी ये है। आई द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, कहने का मतलब कि संविधान की व्याख्या वाले किसी भी मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी है। इसका अर्थ फ्रेंड बिल्कुल ही आसान भाषा में यह है कि इंटरप्रिटेशन अगर होना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वैसे मामलों में, वैसे केसेस में मिनिमम कितने जस्टिसेस की जरूरत होती है, तो वो फ्रेंड्स 5 जस्टिसेस का जरूरत होता है। और वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में मेंशन्ड है। ठीक है, सब क्लॉज 3 में मेंशन्ड है। अब देखिए, कितने आर्टिकल्स को जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स कि कई बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उसका आंसर ज्यादातर स्टूडेंट ना कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको आर्टिकल के साथ बताता चल रहा हूं, ताकि अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर उस पॉइंट से अगर कुछ क्वेश्चन भी देते हैं, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप आर्टिकल्स को भी जरूर दिमाग में याद रखेंगे। तो 145 ऑफ क्लॉज 3 में ये बातें कही गई हैं। आइए हमारे अगले क्वेश्चन पे, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर स्टेट फॉल्स विद इन विच जुरिस्डिक्शन। ठीक है, हिंदी में पढ़ें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति केंद्र राज्यों के बीच विवादों का फैसला करती है जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। आपके ऑप्शन है एपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सलाहकार क्षेत्राधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन संवैधानिक क्षेत्राधिकार और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मूल क्षेत्राधिकार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मूल क्षेत्राधिकार, जो कि हमारे आर्टिकल 131 में मेंशन्ड है या प्रोविजन है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊं कि अगर सेंटर का कोई भी स्टेट के साथ डिस्प्यूट चल रहा हो या किसी भी एक स्टेट का अदर स्टेट के साथ डिस्प्यूट चल रहा हो, तो वैसे मामले की हियरिंग का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 131 के तहत की जाती है। ठीक है, ये आप एपीलेट जुरिस्डिक्शन देख रहे होंगे। एपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, वहां के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो फ्रेंड्स जानते हैं आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट सीक करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस, उसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आइए, in which of the following cases the Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। आपके ऑप्शंस हैं गोलकनाथ केस, ए के गोपालन केस, केशवनंदा भारती केस और मेनका गांधी केस। ठीक है, तो आइए इसका आंसर तो बिल्कुल सब लोग जानते होंगे, केशवनंद भारती केस है। और इसके बैकड्रॉप में थोड़ा बहुत हम लोग 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो केस था वो एक माइलस्टोन था, और केशवानंद भारती ये वर्सेस
स्टेट ऑफ केरला था फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ केरला 1973 ये जजमेंट आया था और इसको ही फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। फंडामेंटल राइट केस, फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। ये वही लैंडमार्क जजमेंट था फ्रेंड्स, और इसमें कहा गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये केस भारतीय केस था, इसको ही फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। आइए, which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with the constitutional cases? ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 132। ये आप जानते हो आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन था और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के बारे में 132 में हम लोग लिखा हुआ है। आइए, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय? इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा कस्टोडियन है फ्रेंड्स, और इसको ही गार्जियन भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इट एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला, Who was the Chief Justice of India for the shortest duration? अब देखिए, ऐसे प्रश्न कभी कभी आपको एग्जाम में बिल्कुल मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल ही फैक्चुअल है और इसमें आपको कुछ नहीं, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कमल नरेंद्र सिंह। ठीक है, ये 1991 के समय में 16 या 17 दिन के लिए ही बने थे, जो कि मिनिमम ड्यूरेशन के लिए यही बने। ठीक है, और ये 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 22वें। अब शॉर्टेस्ट हम लोगों ने देख लिया, अब लॉन्गेस्ट भी देख लें तो वो 17th चीफ जस्टिस थे फ्रेंड्स। अभी हमारे वर्तमान में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनके फादर, ठीक है, ये लगभग 7 इयर्स तक रहे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर हो जा रहा है क्या? कमल नरेंद्र सिंह। आइए, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन काफी आसान है और हम लोगों ने कई बार इसको कर रखा है, इसलिए इसका आंसर सीधे कर देते हैं, एच जे कन्या। आइए, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है। ऑप्शंस हैं, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन हिज सोल डिस्क्रिशन, राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दूसरा ऑप्शन, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पैनल आपस में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव करता है, इंग्लिश में जिसको लिखा गया है, द पैनल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय वोटिंग ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यही है कि जो भी सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जनरली उनको अपॉइंट किया जाता है एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। ठीक है, आइए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट? किस अनुच्छेद के तहत भारत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन आर्टिकल 131, ये जानते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है और ये रिट्स के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर कौन इशू कर रहा है? तो हाई कोर्ट। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के रिट्स के बारे में डिस्कस करता है, 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है और ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, जिसके तहत आप रिट्स इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 32। तो फ्रेंड्स यही हमारा सुप्रीम कोर्ट का आज का वीडियो लेक्चर था, जो कि एमसीक्यूज पर था। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल्स को लेकर इस एमसीक्यूज को डेवलप किया है।
और फ्रेंड्स उस आर्टिकल को बताने का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि कई बार एग्जामिनर क्वेश्चंस वैसे सेट करते हैं कि आप आंसर ना कर पाओ, तो इस वजह से मैंने आर्टिकल को लेकर आपको बताया है, ताकि अगर कुछ वैसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में दिखते हैं तो भी आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का एमसीक्यू था फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। और ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमारा टेस्ट सीरीज है जो ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट हो चुका है, एक बैच ने अपने पूरे टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर रखा है। ये दूसरा बैच का टेस्ट सीरीज है जो कि काफी अच्छे से चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये इसका टाइम टेबल है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करें तो आप बिल्कुल इस नंबर पर आप मैसेज करें या आप फोन कर सकते हैं, उसके बाद आपको तमाम जानकारी दे दी जाएगी। और बिल्कुल आप इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर से इसको एनरोल करें, ज्वाइन करें। ये बिल्कुल ही बना हुआ एक ब्लूप्रिंट है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर कोर्ट के एग्जाम्स में, तो उस बेसिस पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि काफी काफी कारगर होने वाला है झारखंड के कोर्ट के एग्जाम्स। और इनफैक्ट जेएसएससी सीजीएल जो कि अगस्त में आज संभावित है फ्रेंड्स, प्रपोज्ड है कि 3rd वीक में हो जाए, तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इस चैप्टर से बाहर, इस वीडियो लेक्चर से बाहर आपको अमूमन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स अगर आपको बढ़िया लगा होगा तो आप बिल्कुल इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस एमसीक्यूज के सीरीज के और आगे के जो वीडियोस आएंगे उनको भी आप बिल्कुल देखते चलें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में एक दूसरा एमसीक्यूज का टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच।